हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो सभी बच्चों? स्वागत है आपका अपनी SVM ऑनलाइन क्लासेस भादराजुल में। स्टडी कैसे चल रही है? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी चल रही होगी। 9th क्लास की जो साइंस का पोर्शन है उसमें हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ पोर्शन पढ़ रहे थे, पर्यावरण से संबंधित प्राकृतिक संपदा के बारे में। तो हमारा चैप्टर नंबर 14 चल रहा था। चैप्टर नंबर 14 जो हमारा था उसके हमने 12 पार्ट्स बना लिए थे। आज हम उसका अगला पार्ट्स 13वां पार्ट्स बनाने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 14 का 13वां पार्ट 9th क्लास का, जिस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संपदा। नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं, जो प्रॉपर्टी है, नेचुरल प्रकृति की जो संपत्ति है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे एक एक करके। तो लास्ट वीडियो जो 12वां पार्ट था, आपको कुछ याद है कि उस 12वें पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? चलिए, आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 12वें पार्ट्स के अंदर और 11वें पार्ट्स के अंदर हम जैव रासायनिक चक्रों के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बारे में जैव रासायनिक चक्रों के बारे में पढ़ रहे थे। जैव रासायनिक चक्रों के बारे में पढ़ते पढ़ते हमने एक चक्र पहला पढ़ा था जिसका नाम था वाटर साइकिल, जलीय चक्र हमने पढ़ा था। उसके बाद में दूसरे चक्र की यदि हम बात करें तो हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल पढ़ा था, चक्र पढ़ा था, उसका नाम था नाइट्रोजन चक्र। ये दो चक्र हमने पढ़ लिए थे पिछले दोनों वीडियो के अंदर। तो आज हम एक और चक्र के बारे में बात करेंगे जिसका नाम होगा कार्बन चक्र। कार्बन चक्र पहले वाला एक तो वाटर साइकिल हो गया जो हमने अच्छे से पढ़ा था, फिर N2 साइकिल, और आज वाला हमारा है कार्बन चक्र। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कार्बन के बारे में थोड़ी सी आपको बात बता दूं कि कार्बन एक्चुअल में क्या है। आवर्त सारणी पढ़ते हैं, जमीन के अंदर से बहुत सारी खुदाई होती है तो बहुत सारे निकलते हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण तत्व हमारा कार्बन भी है। तो कार्बन का प्रतीक चिन्ह हो गया C। कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? C। और इसके परमाणु क्रमांक होते हैं 6, यानी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें? 6। इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 6। यदि हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, जो आपके लेवल का तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, ये इसका परमाणु क्रमांक होता है। यदि हम इसके इलेक्ट्रॉन्स के भरने की क्रम देखें तो 2 4, पहले कोष में 2, दूसरे में 4। तो संयोजकता हमेशा प्लस की 4 या माइनस की 4 ओब्लिक में रहती है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसी गुण को चतुसंयोजकता कहते हैं। ये आपके अगले क्लास में काम आएगी ये चीज़ें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कार्बन के बारे में। संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, इसलिए इसको चतुसंयोजकता भी कहते हैं। देखा जाए तो कार्बन एक अधातु होता है। अधातु, कार्बन क्या है? एक अधातु है। और अधातुएं जितनी भी होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातुएं विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक। लेकिन अपवाद है, यदि हम कार्बन के अपर रूप की बात करें कि कार्बन आपको किस किस रूप में मिल सकता है, तो उसके कुछ रूप हैं, ठोस और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों रूप में मिलेगा। मोटा मोटी तौर पर आपको याद रखना, हीरा, नंबर 2 ग्रेफाइट, नंबर 3 फुलरीन, और 4 नंबर में आपको यहाँ लिखेंगे चारकोल, जिसे आप डामर कहते हैं। सड़क बनाने के लिए काम में लिया जाता है चारकोल, डामर कह दो। फुलरीन अलग चीज़ होती है, ग्रेफाइट है। पेंसिल के अंदर जो काले रंग का है वो ग्रेफाइट ही है। हीरा सबको पता है डायमंड ही है, दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ की बात करें तो। ग्रेफाइट, तो ये देखो, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, चारकोल सब कार्बन के हैं, और कार्बन तो अधातु है।
और अधात्विक विद्युत की कुचालक होती है, यानी इसके अंदर से लाइट नहीं जाती, लेकिन ग्रेफाइट अपवाद है। ये क्या है? सुचालक है। ग्रेफाइट क्या है? सुचालक, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कार्बन केवल 3 कार्बन परमाणु से घिरा रहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है और फ्री इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा का चालन करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, अच्छे से समझना है इसे। तो ये कार्बन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। तो आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 14 का जो 13वां वीडियो है वो कार्बन चक्र पर आधारित है। तो कार्बन चक्र में कार्बन से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी जो आपको होनी चाहिए वो ये है कि कार्बन जमीन से निकलता है, हमेशा फ्री के रूप में नहीं रहता, संयुक्त परमाणु होते हैं कार्बन के, दूसरी चीज़ों के साथ ही मिलता है। एक प्रकार का अधातु होता है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। धातु जितनी भी विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन इसके 4 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन और चारकोल, जिसमें ग्रेफाइट अपवाद स्वरूप होता है, जो पेंसिल के अंदर होता है, वो विद्युत का सुचालक होता है। ये कुछ सामान्य जानकारी हमने केवल और केवल कार्बन के बारे में ली है। तो देखा जाए तो कार्बन है मनुष्य के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, या एक शब्दों में तो हम यूँ कह सकते हैं कि बिना कार्बन के तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। उसका क्या कारण है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बनाता है, और CO2 जो गैस होती है उसमें कार्बन तो है ही है, क्योंकि बिना कार्बन के CO2 बन नहीं पा रही है। तो ये जो कार्बन है, ये CO2 गैस है, ये प्लांट लेते हैं, पेड़ पौधे लेते हैं, और पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो पेड़ पौधे अपना भोजन किससे बनाएंगे? CO2 से बनाएंगे। और पेड़ पौधे भोजन बनाएंगे तो उसका भोजन कौन लेगा? मनुष्य लेगा, या सारे जंतु कह सकते हैं हम। तो जंतु और मनुष्य किस पर डिपेंड करते हैं जिंदा रहते हैं? पेड़ पौधों पर। और पेड़ पौधे अपना भोजन किससे बना पाते हैं? CO2 से। तो बिना CO2 के पेड़ पौधे नहीं, तो बिना पेड़ पौधों के कोई भी जीव नहीं। इसलिए CO2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट एक गैस है। लेकिन हमें कार्बन के बारे में पढ़ना है कि कार्बन कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी बात, हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, और उसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो। इसमें भी देखो कार्बन है, तो बिना कार्बन के हमारा अस्तित्व नहीं है। कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। प्रकृति में कार्बन कब होता है, बढ़ता रहता है, या किस प्रकार से कार्बन की अपनी मात्रा बनी रहती है, उस पर हम चर्चा करते हैं कि कार्बन किस प्रकार से एक चक्र के रूप में दुनिया में चलता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। तो आइए पढ़ते हैं बुक के अंदर कार्बन चक्र से संबंधित क्या क्या बातें लिखी हैं, उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये सामान्य जानकारी आपको कार्बन से संबंधित होनी ही चाहिए, इसलिए पहले इनको अच्छे से ध्यान में रखकर पढ़ो। तो अब हम पढ़ते हैं कार्बन चक्र के बारे में। तो आइए देखते हैं कि बुक में कार्बन चक्र के बारे में क्या बातें लिखी हुई हैं। तो ये रहा कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल। पढ़ते हैं इसमें। कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि वो एक अवस्था में, वो ठोस में भी होगा, वो गैस में भी होगा, ऐसे बहुत सारे प्रकार की अवस्थाओं में पाया जाता है। तो कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। ये अपने मूल रूप में हीरा और ग्रेफाइट में पाया जाता है। मोस्टली इसके जो रूप हैं कौन कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट, डायमंड, और दूसरे का है क्या है? ग्रेफाइट। मैंने आपको बताया था कि हीरा ठोस अवस्था में रहता है, ग्रेफाइट पेंसिल में होता है। हीरा विद्युत का सुचालक है, कुचालक है सॉरी, ग्रेफाइट सुचालक है, यह बात याद रखना। कभी कभार ये प्रश्न पूछते हैं 10th क्लास में, आपके आगे काम आएगा, इसलिए याद रखना कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपरूप है, और कार्बन तो अधातु है, और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। फिर हीरा कुचालक है और ग्रेफाइट सुचालक क्यों है? तो इसका जवाब ये होगा क्योंकि हीरे की संरचना में एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से घिरा रहता है, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, इसलिए वो कुचालक है। ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु केवल 3 अन्य कार्बन परमाणु से घिरा रहता है, एक साइड से
एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है, उसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक है और हीरा कुचालक है, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये बात आप याद रखना। यौगिक के रूप में ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यानी CO2 के रूप में, विभिन्न प्रकार के खनिजों में कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, और हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 के रूप में पाया जाता है। तो या तो हीरा और ग्रेफाइट में यौगिक की बात करें तो CO2 मोस्टली CO2 के रूप में मिलेगी, फिर यदि कार्बोनेट की बात करें तो CO3 के रूप में मिलेगी, फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो HCO3 के रूप में मिलेगी। ये मिलती है लगभग। तो इसके रूप बताए हैं कि ये किस किस रूप में मिल सकती है। जबकि सभी जीव रूप यानी सभी सजीव कार्बन आधारित अणुओं यानी कार्बन से बने हुए अणुओं जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल जैसे DNA, RNA और विटामिन पर आधारित होते हैं। सभी जीव किसके बने होते हैं या किस पर डिपेंड करते हैं अपना शरीर? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन्स, इन पर। और इन सभी चीज़ों में मेन होता है कार्बन। तो जीव इनके बने होते हैं और ये किसके बने होते हैं? ये कार्बन के बने होते हैं। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जीवों का शरीर कार्बन का बना होता है। जीवों का शरीर प्रोटीन से बनता है, विटामिन से बनता है, न्यूक्लिक अम्ल से बनता है, बट इन सभी के अंदर क्या होता है? कार्बन होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से सजीवों का शरीर किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। बहुत सारे जंतुओं की बाहरी और भीतरी कंकाल भी कार्बोनेट लवणों से बने होते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। बहुत सारे जंतुओं के जो कंकाल है, चाहे बाहरी कंकाल हो चाहे वो अंत्य कंकाल हो, वो किसका बना होता है? कार्बोनेट का। और एक चीज़ याद रखना, जो कंकाल होते हैं वो हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, मोस्टली CaCO3। ये भी एक प्रकार का लवण है। तो कैल्शियम के साथ में कार्बोनेट मिल गया, तो कार्बन तो है इसके अंदर। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं मोस्टली कंकाल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? तो आपके लेवल से एक छोटे से शब्द में आपको समझाऊं तो ये कह सकता हूँ कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो सूर्य की उपस्थिति में उन सभी पौधों में होती है जिनमें कि क्लोरोफिल होता है। अब ये क्लोरोफिल आपके लिए नया शब्द है, तो मैं आपको एक ही बात छोटा सा समझा देता हूँ बच्चों कि क्लोरोफिल होता है पर्णहरित और पर्णहरित होते हैं अणु। तो जैसे कि आपको पता है कि पौधे की पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो पौधे की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पर्णहरित के कारण होता है। और पर्णहरित को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। ये याद रखना, ठीक है। पर्णहरित को ही क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। तो पर्णहरित के कारण ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दोबारा से प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखो। पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल की CO2 को ग्रहण करके भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे की क्लासों में आप बड़े डीप से इसे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपके लिए इतना बहुत ज़्यादा है, बहुत काफ़ी है। तो पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाना ही प्रकाश संश्लेषण है। इसमें पौधे का कौन सा भाग काम करता है? पत्तियाँ करती हैं, और पत्तियाँ हरी होती हैं क्योंकि पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो पौधों की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पर्णहरित के कारण। और पर्णहरित को ही क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस मूल क्रिया द्वारा कार्बन जीवन के विभिन्न प्रकारों में समाविष्ट होता है। तो पौधे भोजन बनाते हैं तो वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। पौधे जब प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाते हैं तो वो C6H12O6 लेते हैं। तो देखो C अंदर आया ना, कार्बन पौधे के अंदर आ गया, इसी कार्बन को हम ले लेंगे। यह प्रक्रिया वायुमंडल में
या जल में घुले कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज अणुओं में बदल देती है। कौन सी प्रक्रिया? प्रकाश संश्लेषण। वायुमंडल में या जल में घुली CO2 को किस में बदल देती है? ग्लूकोज में बदल देती है। तो मैं इसको नीचे यहाँ लिख रहा हूँ। प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन है वो ये होती है CO2 + H2 और ये बना देगा आपको C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बाहर निकलेगा प्लस इसमें वाटर भी बाहर निकलता है। तो CO2 के द्वारा क्या बना? ग्लूकोज बना। यही प्रकाश संश्लेषण है। तो वायुमंडल की CO2 देखो इसमें बदल गई और यही तो हम खाते हैं, यही हमारे भोजन का घटक है, काम में आता है हमारे यही। तो सारी चीज़ें इसी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि बिना CO2 बिना कार्बन के CO2 नहीं, और बिना CO2 के भोजन नहीं, और बिना भोजन के हम नहीं। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया किस पर टिकी हुई है? कार्बन पर टिकी हुई है। तो कार्बन का कितना बड़ा रोल है? बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल में जो CO2 होती है वो ग्लूकोज में बदल दी जाती है। ये ग्लूकोज का सूत्र है, याद रखना। ये ग्लूकोज अणु या तो दूसरे पदार्थों में बदल दिए जाते हैं या ये दूसरे जैविक रूप से महत्वपूर्ण अणुओं के संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। या तो ग्लूकोज को हम डायरेक्ट काम में लेते हैं या फिर ग्लूकोज के कुछ ऐसे अणु बनते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, या वो उस अवस्था में चला जाता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। यानी कहने का मतलब कार्बन से ही हमें ऊर्जा मिलती है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से मिले या अप्रत्यक्ष रूप से मिले। घूम फिर कर बात आकर कहाँ आकर निबटनी है? कार्बन पर। यानी हम सब कार्बन की ही देन है, बिना कार्बन के किसी का अस्तित्व नहीं है। जीवित प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया में ग्लूकोज का उपयोग होता है। जो जीवित प्राणी हैं उनको ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज का उपयोग होता है। हम भोजन क्यों करते हैं? ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा मिले। तो भोजन में क्या था? कार्बन था, ग्लूकोज था। तो हम जिंदा रहने के लिए भोजन करते हैं, भोजन में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में कार्बन होता है। आखिरकार ये कार्बन आया कहाँ से? पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधे के पास कार्बन कहाँ से आया? वायुमंडल से। वायुमंडल में कहाँ से आया? CO2 से। तो CO2 में कार्बन है कि नहीं है? इस प्रकार से व्यक्ति को ऊर्जा या सजीवों को ऊर्जा चाहिए, वो ग्लूकोज से मिलती है। श्वसन की क्रिया द्वारा ग्लूकोज को CO2 में बदलने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग भी हो सकता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और वही ऑक्सीजन हमारे ग्लूकोज के अणुओं को तोड़ देती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और वापस CO2 शरीर से बाहर निकल जाती है। तो वायुमंडल की CO2 पेड़ पौधों ने ली, पेड़ पौधों ने हमें ग्लूकोज दिया, उस ग्लूकोज को हमने लिया, हमने श्वसन के दौरान उस ग्लूकोज को तोड़कर वापस CO2 बाहर निकाल दी, वो CO2 वापस वायुमंडल में चली गई। तो क्या कार्बन में कहीं कमी आई? नहीं कमी आई। वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो घूम फिर कर वापस वायुमंडल में चल गई। तो हम कह सकते हैं ना कि कार्बन का चक्कर चलता रहता है, कार्बन के चक्कर में कहीं कार्बन की कमी नहीं होती है। तो सोचो कार्बन का कितना बड़ा रोल है, कितना अहम रोल है। तो श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए ऑक्सीजन का ही प्रयोग हो सकता है, और नहीं भी, अवायवीय श्वसन भी होता है कुछ जगह। यह कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 वायुमंडल में वापस चली जाती है। दहन की क्रिया, दहन का मतलब होता है किसी चीज़ को जलाना, जैसे लकड़ी को जलाना। जहाँ ईंधन का उपयोग खाना पकाने, गर्म करने, यातायात और उद्योगों में होता है, के द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश होता है। जब आप खाना पकाने के लिए लकड़ी को जलाते हो, यातायात के लिए आप पेट्रोल डीजल को जलाते हो, फैक्ट्रियों में भी आप किसी चीज़ को जलाते हो, तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो केवल हमारे द्वारा ही छोड़ी जाती है सांस की प्रक्रिया में, नहीं, बहुत सारी जगह से भी मिलती है। किसी लकड़ी को जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी वायुमंडल में, फैक्ट्रियों से निकलती है, कल कारखानों से निकलती है, गाड़ियों के काले धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। वो कहाँ जाती है? वायुमंडल में। आई कहाँ से थी? वायुमंडल से आई थी, वायुमंडल में चली गई। तो कार्बन का ये चक्कर चलता रहता है। वास्तव में जब से औद्योगिक क्रांति हुई है और मानव ने बहुत बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधनों को जलाना शुरू किया है। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। जीवाश्म का मतलब होता है जीवों के मरे हुए अवशेष।
और ईंधन का मतलब जिसे जलाया जा सके। तो हजारों करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी उथल पुथल हुई थी तो पेड़ पौधे और जीव जंतु पृथ्वी के अंदर दब गए थे और पृथ्वी के अंदर ताप और दाब अधिक होने से वे जल गए और उनके कोयला बन गया। तो पेड़ पौधों से कोयला बन गया और उनसे जो तरल पदार्थ निकला वो पेट्रोलियम, पेट्रोल और डीजल बन गया। तो आज हम जब ज़मीन की खुदाई करते हैं तो हमें कोयला निकलता है, मिलता है, और पेट्रोल और डीजल जो हमें ज़मीन की खुदाई से मिलता है। तो पेट्रोल, डीजल, कोयला ये कैसा ईंधन हुआ? जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन आपके समझ में आया कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? वह ईंधन जो प्रकृति में जीवाश्म के रूप में मिलता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन को जलाना शुरू किया मनुष्य ने। यानी हम कोयलों को जलाते थे पहले, ट्रेन चलाने के लिए कोयलों का इस्तेमाल करते थे, किसी सामान को गर्म करने के लिए, ईंधन के लिए। और पेट्रोल और डीजल को तो आज भी इस्तेमाल करते हैं हम बहुत बड़े तरीके से, गाड़ियों को चलाने में, मोटरसाइकिल है या बहुत सारे प्रकार के जो ट्रक हैं, गाड़ियां हैं, सबको जलाने के लिए पेट्रोल डीजल ही चाहिए। पेट्रोल, डीजल, कोयला ये कैसे ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। तो इनको जलाने से एक औद्योगिक क्रांति आई है। तब से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दुगुनी हो गई है। ऐसा करने से वायुमंडल में CO2 की मात्रा क्या हो गई? दुगुनी हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। जल की तरह कार्बन का भी विभिन्न भौतिक एवं जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनर्चक्रण होता है। जैसे कि जल कभी खत्म नहीं होता, भाप बनकर बादल, बादल से बरसता है, वापस आ जाता है। तो क्या जल कभी खत्म हुआ था? नहीं हुआ था। जल का भी तो एक चक्र चलता रहता है। ठीक वैसे ही कार्बन का भी एक चक्कर वायुमंडल में चलता रहता है। कार्बन कभी खत्म नहीं होता है। तो कार्बन विभिन्न रूपों से होता हुआ, गुजरता हुआ वापस वायुमंडल में चला जाता है, जिसकी कभी कमी नहीं होती। इसे ही तो कार्बन चक्कर कहते हैं। तो कार्बन चक्कर कैसा है, इसको भी हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो कार्बन चक्कर का एक आरेख बनाया गया है पुस्तक में, हम उस आरेख को पढ़ने का प्रयास करते हैं। आपकी बुक में ये एक आरेख है, एक चित्र है कार्बन चक्र का, उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहली चीज समझेंगे इसको अच्छे से। क्या लिखा है? वायुमंडल में CO2। वायुमंडल के अंदर जितनी CO2 है, 0.03% जो CO2 है, उसको कौन ले रहा है? कार्बनिक यौगिक के रूप में पादप। तो पादप CO2 को किस प्रक्रिया के तहत लेते हैं? तो यहाँ पर एक नाम लिखा जा सकता था। कौन सा नाम? प्रकाश संश्लेषण। तो वायुमंडल में जो CO2 है उसको प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा कौन लेते हैं? पादप। और क्या बनाते हैं? कार्बनिक यौगिक। उस कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है? ये C6H12O6 बनाते हैं। ठीक है। अब इस जो पदार्थ बनाया है पेड़ पौधों ने वायुमंडल की CO2 को लेकर, उसका करना क्या है? इस पेड़ पौधे को जंतु खाते हैं, तो कार्बनिक यौगिक किस में चले गए? जंतुओं में चले गए। यानी यहाँ पर ये देखो, कार्बन वहाँ से यहाँ आ गया। कार्बन वायुमंडल में था, वो कार्बन कहाँ आ गया? पेड़ पौधों में। इन पेड़ पौधों को यदि किसी जानवर ने खाया तो जंतुओं में आ गया वो कार्बन। ठीक है। अब यहाँ से देखो, यदि ये जंतु मर गया तो इससे पेट्रोलियम पदार्थ बन जाएंगे, तरल पदार्थ बन जाएंगे। यदि ये जमीन के अंदर दब गया तो ये इसकी एक परत बन जाएगी, सल्की कह सकते हैं। ये चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती? ये चीज़ होगी इन दोनों से। या ये जंतु जब सांस लेगा तो ऑक्सीजन के कारण ये ग्लूकोज टूट जाएगा, ये C6H12O6 टूटेगा, तो इससे CO2 गैस बाहर निकलेगी। कौन सी गैस बाहर निकलेगी? CO2। और वो कहाँ चली जाएगी? वापस वायुमंडल में। तो एक चक्कर तो ये हो गया कि वायुमंडल की CO2 पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों से जानवरों में, और जानवरों से वापस वायुमंडल में। तो ये भी देखो, कार्बन वापस चल रहा है अपनी जगह, जहाँ से आया था वहाँ वापस जा रहा है। दूसरी चीज़ क्या है? वायुमंडल की जो CO2 है वो पेड़ पौधों को न लेकर देखो सीधी कहाँ आ रही है? पानी में। बरसात के साथ आ सकती है ना। वायुमंडल में जो CO2 थी वो बरसात के साथ में नीचे आ रही है, तो कहाँ है? पानी में। कार्बोनेट का सूत्र मैंने आपको बताया CO3 के रूप में। और ये जो कार्बोनेट है वो किसी भी तत्व के साथ, कैल्शियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, किसी भी तत्व के साथ मिल गया, इसने क्या बना लिया? पत्थर बना लिया, चूना पत्थर। जैसे कि यदि कार्बोनेट
Ca के साथ मिलती है तो CaCO3 बना लेगी कैल्शियम कार्बोनेट, तो चूना पत्थर बन गया। यदि ये पेड़ जल गए, पेड़ के पास में कार्बनिक यौगिक आ गए थे और ये पेड़ खत्म हो गए, भूमि के अंदर दब गए, तो क्या बन जाएगा? कोयला। और कोयला तो कार्बन ही है, कोयले में कार्बन चला गया तो मिट्टी में चला गया, वापस आ जाएगा ऊपर। एक प्रक्रिया है। दूसरी, पेड़ पौधों से जंतुओं में जा रही है या पेड़ पौधों से डायरेक्ट भी कहाँ आ रही है? वापस वायुमंडल में। तो वायुमंडल की CO2 पेड़ पौधों में, और पेड़ पौधों से निकलने वाली CO2 वापस कहाँ जाएगी? वायुमंडल में। क्योंकि पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया में क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधे भी CO2 छोड़ेंगे, वो डायरेक्ट वायुमंडल में जा सकती है, या वो पेड़ जंतु ले सकते हैं, या वो कहीं पर भी जा सकती है, लेकिन एट लास्ट जो कार्बन है वो घूम फिर कर वापस कहाँ आ रहा है? वायुमंडल में। तो इस चक्कर से क्या आपको पता चला, क्या वायुमंडल की कार्बन है वो कभी ख़त्म हो रही है, कम हो रही है? नहीं। वायुमंडल की जो कार्बन है वो पेड़ पौधों से और जंतुओं से घूम फिरकर वापस वायुमंडल में जा रही है। अतः वायुमंडल में कार्बन का एक चक्र चलता रहता है, विभिन्न पथों से, विभिन्न माध्यमों से गुजरता हुआ कार्बन वापस वायुमंडल के अंदर ही बना रहता है। इसे ही कार्बन चक्र कहते हैं। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे, अपनी कॉपी के अंदर इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि कार्बन चक्र क्या है। ठीक है, तो ये प्रकृति में कार्बन चक्र इस प्रकार से चलता है। आप इसको अच्छे से नोट करेंगे, एक दो बार बनाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। सिंपल सा है। वायुमंडल की जो CO2 पेड़ पौधे लेंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और उसी जो यौगिक बनेंगे उसको जंतु खा लेंगे, जंतुओं से वापस वायुमंडल में, या पेड़ पौधों से वापस वायुमंडल में जा सकती है। अन्यथा ये जल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर कार्बोनेट बन सकते हैं, कोयला बन सकता है, पेट्रोलियम बन सकता है। यह भी आखिरकार मिट्टी में रहकर वापस कहाँ जाएगा? पेड़ पौधों में चला जाएगा, और वहाँ से वापस वायुमंडल में चला जाएगा। तो वायुमंडल की CO2 कभी ख़त्म नहीं होती है। इस प्रकार से आज का जो हमारा टॉपिक था ये कार्बन चक्कर पर था, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कार्बन चक्कर। तो इसको अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ने का प्रयास करना। कार्बन के बारे में कुछ बातें शुरुआत में बताई थी, उसको दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ। कार्बन चक्कर से संबंधित ये कुछ बातें मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। एक बार दोबारा आप इसका रिवीजन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर कुछ अच्छी बातें वो नोट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, कार्बन के अपरूप होते हैं 4: हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन और चारकोल। इस चारकोल का दूसरा नाम क्या है? सड़क बनाने में जो काम में लेते हैं, जिसे डामर कहते हैं, वो। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कार्बन चक्र के बारे में, या कार्बन से संबंधित, उसे आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा कार्बन चक्र कंप्लीट। रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ो। और ये चैप्टर नंबर 14 का पार्ट नंबर 13वां था जो हमने बनाया था। तो आप अच्छे से इसको पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।